हे एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी टाइम्स। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे टाइमलाइन कि कैसे पूरी कहानी, ये पूरी पूरी जो घटना है कोल्ड वॉर की, ये कैसे घटित हुई, कैसे 45 साल तक ये कोल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर के बीच में चलती रही। और फिर दूसरे पार्ट में हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे। हालांकि ये भी चैप्टर का पार्ट है, आपकी एनसीईआरटी में टाइमलाइन दे रखी है। एंड लकीली ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है जिससे मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मेरा फेवरेट टॉपिक था। अब व्हेन आई एम टीचिंग यूपीएससी स्टूडेंट्स, तो उन यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर्स लेता हूँ तो मेरा फेवरेट टॉपिक कोल्ड वॉर ही रहता है। और सीयूईटी के लिए भी हमने देखा है कि पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हैं आपके सीयूईटी में वो इसी कोल्ड वॉर से आए हैं। ठीक है, तो पहले हम टाइमलाइन से शुरू करते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी। तो कहानी शुरू होती है एक्चुअली कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो ऑलवेज इट हैपेंस कि एक चीज हमेशा दूसरी तरफ चीज की तरफ लीड करती है। वन थिंग ऑलवेज लीड्स टू अनदर। ओके, तो उसी तरीके से वैसे कहानी शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई थी। एक ट्रीटी है जिसमें जब कोल्ड वॉर, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और जर्मनी उसमें हार गया था, तब इस जर्मनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में ऐसा ऐसा कंडीशंस लगाई गई इसके ऊपर कि जो जर्मन अस्मिता है, जो जर्मन्स का जो कॉन्फिडेंस है और जो उनका रहने का तरीका या जो उनके सोचने की का तरीका, उस सब पे उसने काफी इफेक्ट डाला। ठीक, तो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जर्मन्स वेट कर रहे थे और फिर आया एक इंसान, एडोल्फ हिटलर, जिसने कहा कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और जब उसने वो बदला लेने की बात कही तो जर्मन्स उसके पीछे खड़े हो गए एंड इट लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से जर्मनी की हार हुई, जर्मनी और जापान की। और कैसे हुई वो हार? वो तब हुई जब 1945, अगस्त 1945 को यूएसए ने दो बॉम्ब गिराए जापान के ऊपर। वन वाज मतलब वन वाज लिटिल बॉय, अनदर वन वाज फैट मैन। वो कहाँ गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी। और जब ये बॉम्ब गिरा दिए गए तो जो ग्रुप जीता उसमें से दो जो मेंबर्स थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ये दोनों ग्रुप, ये दोनों कंट्रीज विनिंग ग्रुप में थे। पर जिस तरीके से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक दुनिया में दो सुपर पावर नहीं रह सकती। तो ठीक है, तो यहीं से शुरू हुआ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जहां पे रहने, सोचने, समझने के तरीके के ऊपर एक पूरी कोल्ड वॉर हुई। यूएसए कहता था कि हम जो है हमारे हिसाब से पूरी दुनिया को कैपी कैपिटलिज्म के हिसाब से चलना चाहिए कि फ्री मार्केट हो और उसके हिसाब से सारा काम हो। यूएसएसआर कहता था नहीं, पूरी दुनिया को कम्युनिज्म के हिसाब से चलना चाहिए जहां पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के अंडर रहें और स्टेट डिसाइड करे कि किसके पास कितने रिसोर्सेज जाने चाहिए। स्टेट ही मालिक रहेगा और वो देखेगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लोगों में बराबर बराबर बांटेगा। कैपिटलिज्म का ये आइडिया था, अमेरिकन आइडिया ये था कि भाई जो जितनी मेहनत करे उसको उतना मिले। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा, किसी की किस्मत नहीं चल रही, तो वो भीख मांग रहा है तो वो भीख मांगता रहे। कोई बिल गेट्स अंबानी बन जाए तो वो बन जाए। पर ये कहते थे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम सबके बीच में बांटेंगे पर राजा जो है वो हम ही रहेंगे, मतलब स्टेट डिसाइड करेगा कैसे होगा। तो यही ब्रॉड आइडिया है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का। और इसी आइडिया से लड़ने के लिए 1947 में पहली बार जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने एक स्टेप उठाया। उनका नाम था हेनरी ट्रूमैन। और इनकी इस स्टेप को कहा जाता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि हेनरी ट्रूमैन ने ये कहा कि एक्चुअली यूएसएसआर ने ग्रीस और टर्की में अपनी सेनाएं भेज दी कि वहां पे जो है वो कम्युनिस्ट रेजिम जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन जब इसे देखा यूएसए ने कि ऐसे तो, हालांकि अब 1945 में वो खत्म हो चुकी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 का दौर है जहां किस तरीके से जिया जाए इसकी बात हो रही है। तो जब सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज जब हुई इन दो कंट्रीज में, ग्रीस और टर्की में, तो ये ग्रीस और टर्की उस वक्त इम्पोर्टेंट कंट्रीज माने जाते थे। ठीक, तो ये ट्रूमैन जी ने कहा, हैरी ट्रूमैन जी ने
कि ऐसा कैसा हो सकता है यार कि यहाँ पे कम्युनिज्म स्टेब्लिश हो जाए, हम क्या मर गए हैं यूएसए वाले, तो हम लोग जो है कैपिटलिज्म को स्टेब्लिश करेंगे। और फिर वहां पे ट्रूमन डॉक्ट्रिन आया विच टॉक्ड अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म इन ग्रीस एंड टर्की। और ट्रूमन डॉक्ट्रिन एक तरीके की पॉलिसी थी, जो उस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि यूएसए ऐसा काम करेगा जिससे कि जो स्प्रेड है, किस चीज का स्प्रेड, कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। ठीक। फिर 1947 के बाद इसी वक्त एक और चीज आई, वो है मार्शल प्लान। नाउ मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी, स्पेसिफिकली यूरोप में तबाही मच गई थी, वेस्टर्न यूरोप में। तो इस मार्शल प्लान के तहत ये कहा गया कि हम लोगों को, स्पेसिफिकली यूरोप के कंट्रीज को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? पैसा देके। अब बात तो ये थी कि हम हेल्प करेंगे, बट यूएसए ने कहा कि भैया देखो, हम भी इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारे पास भी पैसा है, यूएसएसआर के पास भी पैसा है। अगर हमने पैसा नहीं दिया तो यूएसएसआर पैसा दे देगा, और अगर यूएसएसआर पैसा दे देगा तो उन वेस्टर्न कंट्रीज में कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। तो इसको, ये स्टैब्लिश ना हो इसके लिए यूएसए ने इतना सारा खर्चा किया। एक आइडिया ये था कि रिकंस्ट्रक्शन हो सके, और दूसरा आइडिया ये था कि आइडियोलॉजिकली यूएस जीत सके। ठीक, तो ये दो आइडियाज थे। और इसीलिए मार्शल प्लान को कहा जाता है कि ये यूएस एड थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और ये एक प्रोग्राम था जिससे कि वेस्टर्न यूरोप को बिल्ड किया जा सके, और वो प्लान डिजाइन किया गया था जिससे कि यूरोप में जो कम्युनिज्म है वो स्प्रेड ना हो। फिर आता है 1948। अब यहाँ टाइम ये था कि 1945 से 1945 से 48 तक ये बात मान ली गई कि दुनिया में जो है वो कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ठीक है। तो 1948 का टाइम वो था जब बर्लिन ब्लॉकेड हुआ। सोवियत यूनियन ने क्या किया कि बर्लिन का जो एक हिस्सा है ना, इसे चारों तरफ से घेर लिया ये। ठीक। और यहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया कि इसमें ना कोई एंट्री होगी ना कोई एग्जिट होगी। अब ये बर्लिन का हिस्सा जो था ये यूएसए सपोर्टेड था। ठीक है। तो ये जो बर्लिन ब्लॉकेड हुआ, तो यहाँ पे यूएस इससे कैसे लड़ा? बाय एयरलिफ्टिंग ऑफ सप्लाईज टू द सिटीजंस ऑफ वेस्ट बर्लिन। बर्लिन। अब जो बर्लिन ब्लॉकेड किया गया था ये लगभग 11 महीनों तक ऐसे ही रहा। और उसने सोचा, यूएसएसआर ने सोचा कि जो पुराने जमाने में होता था, आप याद करो, आपने कुछ मूवीज देखी हों, जैसे ये अभी आई थी पद्मावत जो मूवी आई थी, तो किस तरीके से वो जो रणवीर सिंह था जो अलाउद्दीन खिलजी बनता था, वो कैसे उसने चारों तरफ जाके घेर लिया था और महीनों तक वहां बैठा रहा था। तो क्या था कि लोग हिम्मत हार के, टूट के हमारी शर्तों को मान लेंगे, ठीक है, खाना पीना इनका सब रोक देते हैं। वही कोशिश कर रहा था यूएसएसआर कि ज्यादा लड़ने की क्या जरूरत है, इनको भूखा मारेंगे और भूख भूख के मारे ये वापस हमारे साथ हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था या यूएसएसआर के फेवर में था। So Berlin blocked by Soviet Union and the airlift of supplies to citizens of West Berlin by US and its allies। लेकिन जब यूएस ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया ना, यूएस और उसके एलाइज ने, तब ये समझ आ गया कि ये बहुत सीरियस चीज है, और इस आइडिया के लिए यूएसए और उसके एलाइज किसी भी हद तक जाएंगे। तो 11 महीने तक उन्होंने सारा राशन इस वेस्ट बर्लिन में सप्लाई किया। ठीक। फिर आती है 1949 की तारीख, जब होता है फॉर्मेशन नाटो का। नाउ व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जो ये कहता है कि अगर जो 30 कंट्रीज थे जिन्होंने साथ में मिलकर नाटो को साइन किया, इनमें से किसी भी अगर एक कंट्री पे अटैक होता है ना, तो वो माना जाएगा कि वो जो अटैक है वो सब पर हुआ है, अटैक ऑन ऑल। ठीक। हालांकि अब ये जो 30 कंट्री है, 31 कंट्री हो गए, क्योंकि रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप याद कर लेना। ठीक। तो ये 30 कंट्री, और इसका ब्रॉड एम क्या था कि अगर यूएसएसआर ने इनमें से किसी भी कंट्री पे अटैक किया तो यू वो सारी की सारी कंट्री वापस जाकर मारेंगी। ठीक। बड़ा डेवलपमेंट है यूएसएसआर के खिलाफ उनके परस्पेक्टिव से, क्योंकि अभी चाइना के खिलाफ कोई 4 कंट्री इकट्ठा हो जाता है तो चाइना चिल्लाता है कि ये क्या हो गया तुम लोगों ने, ये इसकी क्या जरूरत थी, क्वाड की क्या जरूरत थी जिसमें 4-5 कंट्री साथ आए। तो जब 30 कंट्री साथ आ रहे हैं तब तो कंट्री, एक कंट्री को दिक्कत होगी ही। तो वो हुई भी।
अब जो ये जो कोल्ड वॉर है ना, इस कोल्ड वॉर की एक खासियत है, यहाँ पे ये दो शेर लड़ तो रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर, पर ये कभी भी अपनी जमीन पे नहीं लड़े, ठीक, ये बहुत स्मार्ट थे, ये हमेशा जाके बेचारे दूसरे की जमीन पे लड़ते थे। तो 1950 से लेकर 1953 का एक दौर आया जब कोरियन वॉर हुई, ठीक, तो एक कोरिया के एक हिस्से को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और एक को यूएसए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो कोरियन वॉर थी वो नॉर्थ कोरिया, जैसे ये रहा पूरा कोरिया, ऐसे है कुछ लंबा सा कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ठीक। तो ये नॉर्थ कोरिया है ना, इसने साउथ कोरिया के ऊपर वो कर दिया था, अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद जब ये साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने आया तो साउथ कोरिया जो है वो यूएसए सपोर्टेड था, नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर सपोर्टेड था। अब लाखों लोग, मतलब हजारों लाखों लोग मरे इसमें, इतनी बुरी दुर्दशा दुर्दशा हुई लोगों की। और 3 सालों तक ये वॉर चलती रही, 3 सालों तक यहाँ के लोग, मतलब एक जैसे दिखने वाले लोग जो एक पार्ट में थे, बस आइडियोलॉजी के चक्कर में कि ये जो यूएसए वाली आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और ये कम्युनिज्म वाली, कि कौन सी वाली आइडियोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, उसके लिए इतनी लड़ाई हुई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। इवेंचुअली ये हुआ कि कुछ भी नहीं, वो एक 38 पैरेलल लाइन खींची गई बीचों बीच। जब वॉर ये शुरू हुई थी तब से, तब और जब खत्म हुई तब वो जो बॉर्डर है वो सेम है, बस फर्क ये पड़ा कि लाखों लोग मर गए, ठीक। फिर आई 1954 की तारीख जब द डिफीट ऑफ फ्रेंच बाय वियतनामीज एट दिन बेन पू, साइनिंग ऑफ जेनेवा अकॉर्ड्स, और जो वियतनाम का 17 पैरेलल हुआ। और इसी टाइम पे 1954 पे सीटो का फॉर्मेशन भी हुआ, ठीक है। अब सीटो क्या था, सीटो था एक मिलिट्री अलायंस था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, ठीक, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस था। अब ये क्या था, ये किसके खिलाफ था, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी यूएसएसआर के खिलाफ था, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सीटो किसके खिलाफ था, तो नाटो भी, नाटो यूरोप का था और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का अलायंस है जो यूएसएसआर के खिलाफ था, ठीक है। अब इसी के दौरान क्या हुआ, इस यहाँ पे ना फ्रेंच लोग थे वो वियतनाम के ऊपर कब्जा कर रखे थे, तो वियतनाम ने लड़ बढ़ के अपनी आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन फिर वो कहानी शुरू हो गई कि भाई कम्युनिज्म के हिसाब से वियतनाम को चलाया जाएगा या कैपिटलिज्म के हिसाब से चलाया जाएगा। और फिर वहां वियतनाम में झगड़ा शुरू हुआ, और जब वियतनाम में झगड़ा शुरू हुआ तो अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया। और अगले लगभग 19 सालों तक, ठीक, 19 से 20 सालों तक, अब एक वियतनाम, ये जो खूबसूरत सी जगह है वियतनाम की, ये अगले 20 सालों तक सिर्फ लड़ती रही कि यहाँ पे किसकी सपोर्टेड गवर्नमेंट रहेगी, यूएसए की गवर्नमेंट रहेगी या यूएसएसआर की गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। हालांकि इसमें 1975 में जब ये खत्म हुआ तब यूएसएसआर की जीत हो गई, क्योंकि जो कंट्री यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, और ये जो डिवाइड हो गया था वियतनाम, ये वापस रीयूनाइट हो गया, ठीक, ये वापस रीयूनाइट हो गया, ओके। अब चलते हैं नीचे 1955 में। 1955 में क्या हुआ, बगदाद पैक्ट साइन हुआ, इसे सेंटो बोला जाता है। तो अब एक बात ध्यान रखना कि नाटो, सीटो, ये जो आपको ऊपर दिख रहा था, ये SEATO, नाटो, सीटो और सेंटो, इन तीनों का काम ये है कि ये, भाई यूएसएसआर हमें कुछ ना कहे, इसके लिए हम मिलिट्री फॉर्मेशन करेंगे। ये जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था, ये जो हुआ था ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ, और ये जो सेंटो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बगदाद पैक्ट साइन हुआ और उसे बाद में सेंटो बोला जाना, बगदाद से आप समझ जाना ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ था, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में जहाँ पे ये दुबई हुबई है, ठीक, तो यहाँ पे साइन होता है ये। तो इसका भी काम ये था कि अगर हमें यूएसएसआर परेशान करेगा तो हम उसे मदद चखाएंगे या हम उसे साथ में मिलके उस, मतलब उसके दांत खट्टे करेंगे। फिर आया 1956 का टाइम जब सोवियत इंटरवेंशन हुआ हंगरी में। अब सोवियत इंटरवेंशन क्यों होगा, कम्युनिस्ट सरकार को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक। अब इसके सपोर्ट में यूएसए भी उतरा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और फिर यहाँ पर भी लड़ाई हुई। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ना वो 1961 में हुआ। 1961 में क्या हुआ, यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ क्यूबा में, ठीक। अब यहाँ पे
यूएसए ने कोशिश की, जैसे वियतनाम में कंट्रीज यूएसए घुसी थी, वैसे ही यूएसए क्यूबा में घुसी कि हम अपनी मनपसंद की सरकार को, गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक, अब इसके चक्कर में कि यूएसए क्यूबा में अपनी गवर्नमेंट को अगर स्टैब्लिश करेगा, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, तो इसके रिपरकेशन यूएसएसआर की तरफ से आएगा ही आएगा। तो वो जो रिपरकेशन आया उसके चक्कर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे दुनिया पहुंच गई। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था कि 13 दिनों तक दुनिया टकटकी लगा के बैठी रही। ये जो न्यूज चैनल वाले चीख चीख के चिल्लाते हैं ना, तो ये उस वक्त हो रहा था कि 13 दिनों तक कन्फ्रंटेशन चलता रहा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। क्यों? क्योंकि यूएसए को ये पता चला कि यूएसएसआर ने यहाँ पे सीक्रेट मिसाइल्स इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉलेशन ऑफ, वो भी कौन से मिसाइल? न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल हो गया एंड द क्राइसिस ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया जा सकती है फिर से। अब एक न्यूक्लियर वॉर दुनिया ऑलरेडी 1945 में देख चुकी थी, जब लिटिल बॉय फैटमैन गिराए गए। एक और न्यूक्लियर वॉर, और वो भी यूएसए के बगल। अब यूएसए के लिए कहावत है कि जब यूएसए छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। व्हेनेवर द यूएसए स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। ओके, तो अब ये दिक्कत हुई। उसके बाद हालांकि किसी तरीके से इसे डिसॉल्व कर लिया गया। द क्राइसिस बॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, बट एक डिडेंटे हो गया कि दोनों सुपर पावर्स ने कहा ऐसे खुद ही लड़ मड़ के क्यों मर जाएं भाई, हम लड़ तो रहे हैं पर हम स्मार्ट लोग हैं, हम दूसरों की जमीनों पे चल के लड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है भैया, तुम भी जाओ अपने घर, हम भी जाएं अपने घर। और फिर अमेरिका ने इंटरवेंशन किया डोमिनियन रिपब्लिक पे 1965 में। कहानी मोर और लेस वैसी ही रही, अमेरिका इंटरवेंशन इन डोमिनियन रिपब्लिक। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वहां पे उसकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था और ये चला जाने दिया। फिर 1968 में चेकोस्लोवाकिया में इंटरवेंशन किया सोवियत यूनियन ने। अब सोवियत यूनियन इंटरवीन टू क्रश द लिबरलाइजिंग मूवमेंट नोन एज प्राग स्प्रिंग। ओके, तो ये यहाँ पे ही इसी को ही प्राग स्प्रिंग भी बोला जाता है। आप लोग याद रखना कि ये कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में मूवमेंट हुई थी? चेकोस्लोवाकिया में। ठीक है, द इंटरवेंशन शोड द विलिंगनेस ऑफ सोवियत यूनियन टू यूज द फोर्स टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप। क्योंकि यहाँ लोग निकल आए थे कि हम अब 68 का टाइम ऐसा था जब 45 से कहानी शुरू हुई है, कहानी बीच में पहुंच गई। 68 का टाइम ऐसा था जब यहाँ पे इस वाले इलाके में यूएसएसआर, हम सब जानते हैं कि यूएसएसआर जो है वो रशिया और 15 और नेशंस को मिला के बना था, तो यूएसएसआर बहुत बड़ा था। वहाँ कई सारे ऐसे रीजन थे जहाँ भुखमरी गरीबी आ गई थी। ठीक, तो चेकोस्लोवाकिया वैसा ही देश था जो जहाँ पे पराग स्प्रिंग हो गया था, जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, आजादी के नारे लग रहे थे। ठीक है, तो बट उसे सोवियत यूनियन ने इन टैंक्स की मदद से क्रश करने की कोशिश की और किया भी। ठीक, फिर 4 साल बाद एक इम्पोर्टेंट विजिट होती है जहां प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो चाइना जाते हैं। अब चाइना जाने का मतलब कि चाइना जो है वो एक कंट्री है जो कम्युनिज्म की तरफ सपोर्टेड है, और ऐसा लगता था कि चाइना जो है वो हमेशा यूएसएसआर को सपोर्ट करेगी। नाउ इट वाज अ डिप्लोमेटिक मूव यूएसए की तरफ से कि उन्होंने कोशिश की कि जो रशिया है उसे जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल तौर पे भी अकेला कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए। ठीक, अब ये कोई पहली विजिट थी 1949 के बाद जो किसी यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ की। ठीक, और इसके बाद यूएसएसआर को लगने भी लगा कि शायद वो अकेला हो गया। फिर 1978 से 89 का टाइम आया जब वियतनाम ने इंटरवेंशन कर दिया कंबोडिया में। अब वियतनाम ने क्या किया, उसने कंबोडिया को पूरा इन्वेड ही कर लिया। पहले जो खुद इन्वेड हुआ था वही ना कभी भी सुधर नहीं सकते हैं, तो उसने खुद इन्वेजन किया कंबोडिया पे। और ये इन्वेजन बहुत लंबा था। अब इस इन्वेजन में आपको याद होगा कि वियतनाम को किसका, कहाँ पे कौन सी सरकार, किसकी सपोर्टेड सरकार थी? यूएसएसआर की। तो एक्चुअली ये वियतनाम ने नहीं किया था, ये किया था यूएसएसआर ने कंबोडिया को कैप्चर। पर वही है, कंबोडिया एकदम से कैप्चर आसानी से थोड़ी हो जाएगा, तो यूएस कूद पड़ा कि हम सपोर्ट करेंगे, हम हैं। और हम हैं के चक्कर में 9 सालों तक यहाँ लोगों का खून बहता रहा। और 89 के बाद ये होने लगा कि अब खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इसी के दौरान सोवियत यूनियन एक और जगह पे मतलब उसने इंटरवेंशन कर दिया था यूएसएसआर ने। अभी 70s के एंड का ऐसा टाइम था, 70s से मतलब 80s लगा लो आप, 80 के स्टार्टिंग से लेके 90s तक, जब यूएसएसआर जो है ना वो परेशान हो गया था। ठीक, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने लगी थी।
सोसाइटी में लोग जो हैं वो सोशो तरीके से लोग रोड पे उतरने लगे थे। हमने चेकोस्लोवाकिया देखा। तो जब भी किसी कंट्री में ऐसा विवाद होता है ना, तो वो कंट्री वॉर करके जीतना चाहती है। जैसे ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, उन्होंने यूक्रेन की वॉर इसीलिए की कि लोग उससे उनके घरेलू सवाल ना पूछें। ठीक है। तो 79 में पहले तो वियतनाम के कंधे पे बैठ के यूएसएसआर कंबोडिया गया और 9 साल वहां पे आतंक मचाया। ऑब्वियसली यूएसए ने भी मचाया। इसी के दौरान साथ साथ मैंने कहा ना कि रेस्टलेस हो रखा था यूएसएसआर, तो वो सब कुछ कर रहा था। तो इसी के साथ साथ वो अफगानिस्तान भी चला गया। ठीक है। अब अफगानिस्तान गया तो दिक्कत यहाँ शुरू हुई। सोवियत ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान में कि यहाँ पे कम्युनिस्ट रजीम की गवर्नमेंट हो, लेकिन यूएसए वहां जाकर वहां के लोकल लोगों को हथियार देने लगा। और उसी वही बाद में बन गया तालिबान। ठीक। क्योंकि जिन लोकल लोगों को हथियार दिए, उन्हीं में से ओसामा बिन लादेन और इस तरीके के लोग बन के आए, जिन्होंने यूएसएसआर को भगा तो दिया। और इसी अफगानिस्तान में कू करने के चक्कर में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया, क्योंकि हार मान ली थी यूएसएसआर ने। चला तो ये 89 तक, लेकिन 1985 में ही हार मान ली थी, जब मिखाइल गॉर्बचेव जो है वो प्रेसिडेंट बने यूएसएसआर के। और उन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने कहा भैया देखो, बहुत हो गया, क्रेमलिन की फोटो बहुत हो गया, हमसे और लड़ा नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत इकोनॉमिकली और इस तरीके से बहुत कमजोर हो गए हैं, तो दो रिफॉर्म जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है ग्लास नॉस्ट और दूसरा है प्रेस्टोरिका। ठीक है। प्रेस्टोरिका स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग है प्रेस्ट्रोइका। 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 तो ये दो रिफॉर्म्स जो थे वो सपोर्ट किए गए, ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोरिका। और इसके बाद ये कह दिया गया कि इन रिफॉर्म्स के चक्कर में हम अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे और अपनी मिलिट्री को ठीक करेंगे। और फिर आया टाइम 1989 का। हालांकि 85 से 89 तक कंबोडिया 85 से 89 तक कंबोडिया और अफगानिस्तान में बैकड्रॉप में वॉर चल रही थी। लेकिन 89 में सब खत्म हो गया जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। अब ये बर्लिन वॉल यूएसएसआर ने गिराया था, लेकिन मास प्रोटेस्ट हुआ ईस्टर्न यूरोप में। और उन्होंने कहा कि ये बर्लिन वॉल जो है कोल्ड वॉर का सिंबल है, और अब हम इस कोल्ड वॉर के दौर से निकलते हैं। और लोगों ने जाके इस दीवार को तोड़ तोड़ के गिरा दिया। और जो जर्मनी, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। ठीक। तो क्या मतलब पार्ट है उसका। तो जब ये जर्मनी की दीवार तोड़ दी गई, तो जो जर्मनी ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में डिसइंटीग्रेटेड था, उसका यूनिफिकेशन हो गया। और यूनिफिकेशन हुआ तो इवेंचुअली जर्मनी अभी इस वक्त जो है वो यूएसए का एलाय है काफी टाइम से। तो ये मान लिया गया कि यूएसएसआर हार गया। और जब मैंने आपको बताया कि बैकड्रॉप में दिक्कतें चली रही थी, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और कोल्ड वॉर एरा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक। तो ये जो यूएसएसआर था, ये रशिया बन गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, मतलब अलग अलग देशों में डिसइंटीग्रेट हो गया। यूक्रेन बन गया, बेलारूस, लताविया। तो इस अलग अलग पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से ये जो पूरी कहानी है ये है। और ये मैंने कोई अपने मन से नहीं बोली। जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइमलाइन है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस वक्त इस बार पूछे गए हैं इससे 2022 के सीयूईटी के एग्जाम में। और एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ रहा है। तो विल ट्राई कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को समझें। पूरी पूरी जो स्टोरी है वो आपको मैंने समझा दी है। अगली वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।